आता है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगले 20 से 25 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं, और वो भी प्रशांत भैया के स्टाइल में। ठीक है, अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर को समझना है विद न्यूमेरिकल सब कुछ डिटेल के अंदर, मैंने एक वन शॉट वीडियो के अंदर बना रखा है, तो उस वन शॉट वीडियो को जाकर देख लेना, 1.5 घंटे के आसपास की वन शॉट वीडियो। लेकिन आज हम करने वाले हैं फटाफट रिवीजन। तो याद रखना, वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर, क्योंकि ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ग्रेविटेशन शब्द से। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है? ये एक प्रकार की फोर्स है, दो बॉडीज के बीच में लगने वाली इस फोर्स को, इस अट्रैक्शन की फोर्स को हम बोल रहे होते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, यानी हर एक ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब यहां पर ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक लॉ से, है ना, एक लॉ से स्टार्ट होता है, और उस लॉ की स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि सबसे पहले, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी मान लो दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो जो फोर्स होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी m1 इंटू m2। उसके अलावा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो दो बॉडीज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है r। तो क्या बोल रही है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट बोलती है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, और उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली फाइनली जो हमारी इक्वेशन बन के आती है वो क्या बन के आती है? वो आपको अभी तक पता ही चल गई होगी, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अभी जी क्या है? ये एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना है, पेपर में कभी कभार गिवन होती है, बट बहुत सारे पेपर में गिवन नहीं होती। तो इस वैल्यू को याद रखना, जो कि 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। अब क्वेश्चन क्या आता है? डिराइव द यूनिट ऑफ, ये जो बड़ा वाला जी है ना, इसका यूनिट बताओ। तो यूनिट तुम कैसे बताओगे? अरे एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ फोर्स का क्या यूनिट होता है? हमने पढ़ रखा है न्यूटन होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जी का यूनिट हमें निकालना है। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। यहां पर दो मासेस हैं, तो क्या यहां पर मैं केजी स्क्वायर लिख सकता हूं। नीचे क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो क्या यहां मैं मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं? बहुत बढ़िया। अब इसको यहां ले जाओ, है ना, और इसको नीचे ले आओ, तो जो फाइनली जी का यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आ जाता है फाइनली यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखना, है डेरिवेशन भी कभी कभार पूछ ली जाती है। यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब सवाल ये आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? तो कुछ चार टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या है? इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, यानी हम अर्थ पे चिपके हुए हैं ना। अरे जमीन पे हूं ना मैं, क्यों हूं मैं? इसलिए हूं क्योंकि नीचे मुझे फोर्स खींच रही है जिसका नाम है ग्रेविटी। अगर नहीं होती तो हवा में उड़ रहा होता। अगला, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो मोशन हो रहा है मून का वो भी ग्रेविटी की वजह से होता है। अगला, मोशन ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का जो मोशन होता है वो भी ग्रेविटी की वजह से होता है। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन, तुमने देखा होगा रात को टाइड्स आते हैं, है ना। वो टाइड्स जो होते हैं ओशन के अंदर, वो क्यों आते हैं? क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स उस पानी को ऊपर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से टाइड्स तुम्हें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल आता है बहुत अच्छा, कि भैया एक सेंट्रिपिटल फोर्स नाम की एक चीज होती है, वो क्या होता है? तो याद रखना, इसकी नाम में ही सेंटर है, यानी जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ खींचेगी। यानी अगर कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रही है तो वो फोर्स जो कि सेंटर की तरफ उसे खींच रही है उसको हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। द फोर्स दैट एक्ट towards the center of a circular path and keeps the body moving in that path, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ही एक बॉडी सर्कल के अंदर घूम पाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांध लूं और मैं उसको घुमाता रहूं, तो एक फोर्स है जो कि उसको सेंटर की तरफ बनाए रख रही है, वो क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स। याद रखना। और अगर इमेजिन करो उस पत्थर को मैं घुमाते छोड़ दूं, तो वो कहां पर जाएगा? वो सीधा जाएगा, वो सेंटर की तरफ नहीं आएगा, सेंटर से दूर जाएगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ बट डज नॉट फॉल इनटू द अर्थ, सर्कल के पाथ में क्यों घूम पाता है? सिंपल सा आंसर है, ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स। यहां पर भी एक सेंट्रिपिटल फोर्स होती है, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटी, है ना। अर्थ की ग्रेविटी है ना, जो कि मून को अपनी तरफ खींच के रखती है। अब सवाल एक और आता है कि अगर मतलब जो अर्थ है वो मून को खींच रहा है, तो मून भी तो अर्थ को खींच रहा होगा। आंसर है यस,
वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन क्योंकि मून का मास कम होता है इसलिए उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, इसलिए अर्थ उसकी तरफ खिंच के नहीं चलाता, बट मून अर्थ की तरफ खिंच के चला आता है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके अलावा अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड ड्रिल्ड इन अ सर्कुलर पाथ, नेम द फोर्स व्हिच एक्ट ऑन द स्टोन। है ना, कौन सी फोर्स होती है? वही सेंट्रिपिटल फोर्स, वही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सही। अब अगला टर्म आ जाता है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल जी। एक बड़ा जी था, एक छोटा जी था। ये क्या होता है यार? जब भी कोई बॉडी नीचे गिर रही होती है ना, जब भी कोई बॉडी नीचे गिर रही है, एक एक्सेलरेशन के साथ गिर रही होती है, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम छोटे वाले जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है? मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है, उसका मास क्या है? m, हम उसका मास मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी ग्रेविटेशनल का जो हमने लॉ पढ़ा है, उसके हिसाब से जो फोर्स होगी वो क्या होगी? m। बड़ा वाला m क्या है? मास ऑफ द अर्थ। छोटा वाला m क्या है? मास ऑफ द बॉडी जो कि नीचे गिर रही है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? अर्थ का जो रेडियस है। ठीक है, पर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो? कोई भी बॉडी नीचे गिर रही होगी तो इस फॉर्मूला को डिफाइन कर रही होगी। बिल्कुल, ये समझ आया। अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर प्रूव कर दो, क्योंकि ये भी एफ है, ये भी एफ है। बराबर प्रूव करोगे तो क्या आ जाएगा? यहां पर तुम देख सकते हो जी एम बड़ा एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एम से एम कट गया, बचा क्या? एक्सेलरेशन। जो भी बॉडी नीचे गिर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी जी एम बाय आर स्क्वायर। जी क्या है? कांस्टेंट। एम क्या है? अर्थ का मास। आर क्या है? अर्थ का रेडियस। इन सब की वैल्यू हमें पता है। जब हम पुट करते हैं तो फाइनली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है उसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटी नहीं बहुत बड़ी है, पेपर में बहुत कम पूछी जाती है। डायरेक्टली बस लिख के आ जाना कि हाँ जी की वैल्यू ये आ गई। बहुत बढ़िया। और स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या बन के आया? यहां से देखो, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या बन के आया? जी एम बाय आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये किसका है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये आता है कि क्या ये जी बदलता है? हाँ बदलता है। देखो, बड़ा वाला जो जी है ना, हाँ वो तुम्हारे सच्चे दोस्त की तरह है, वो कभी नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। बट ये छोटा वाला जी गद्दारी कर देगा, ये बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? सिंपल सी चीज है, अगर मैं अर्थ का मास बढ़ा दूं तो बदल जाएगा, अगर मैं अर्थ का रेडियस बढ़ा दूं तो बदल जाएगा। अब तुम बोलोगे अर्थ का कैसे मास बढ़ा दोगे? अरे इमेजिन करो मैं किसी और प्लेनेट पे चले जाऊं तो बदल सकता है ना। हाँ, अब इसकी कुछ केसेस हैं। अगर आप एल्टीट्यूड पे जाते हो, यानी अगर आप हाइट पे जाते हो, मान लो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहोगे, अगर आप बहुत हाइट पे होगे तो जो जी होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे, है ना, गड्ढा खोदेंगे, बहुत अंदर जाते जाएंगे, तो भी ये जो स्मॉल जी है ना ये डिक्रीज करेगा, याद रखना। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, देखो अर्थ की शेप कैसी होती है? अर्थ की शेप ऐसी होती है ओवल की तरह। ये वाला पॉइंट होता है पोल, और ये वाला पॉइंट होता है इक्वेटर, और ये होता है सेंटर। ठीक है, तो याद रखना, तुम खुद भी देख सकते हो कि सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो छोटा है, और इक्वेटर तक का जो डिस्टेंस है वो बड़ा है। तो सवाल ये आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर ज्यादा होगा? तो तुम्हें अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला याद हो तो वो होता है ये। ठीक है, तो जिसका रेडियस ज्यादा वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। तो ज्यादा कहां है? इक्वेटर पे, तो वहां पर क्या होगा? कम। तो इसलिए याद रखना कि पोल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही यहां पर लिखा हुआ है, ये याद रखना, मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। क्योंकि अर्थ की शेप सर्कल नहीं होती, राउंड नहीं होती, थोड़ी सी ओवल होती है, इस वजह से। चलिए बहुत बढ़िया। एक डिफरेंस आ जाता है, बार बार पेपर के अंदर पूछा गया, बड़ा जी छोटा जी के बीच में फर्क बता दो। बड़ा जी सच्चा दोस्त, बड़ा जी कभी नहीं बदलेगा, छोटा जी बदल जाएगा। ठीक है, स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि बड़ा जी क्या है? कांस्टेंट, एक प्रकार का कांस्टेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल है, बदल सकता है, बट इट इज कांस्टेंट। बहुत सही। इसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू तो 9.8 है, बट अगर आप दूसरे प्लेनेट पे चले जाओगे या फिर हाइट के ऊपर चले जाओगे तो जी बदल जाएगा, बट इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, यूनिट इसका अलग है और इसका यूनिट भी अलग है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ, रेडियस वगैरह वगैरह, जबकि किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। चलिए, ये डिफरेंस बार बार पूछा जाता है, याद रखना।